दक्षिण छोड़कर हाथी बगल पत्तियों को देखूंगी। और देखो सब वस्त्र भिगोए। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। सूखे वस्त्र अंदर तल पर। तुमने पहले से ही निकाल कर रखी है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी। परंतु माँ, मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं। अगर आज मैं भीगती नहीं ना तो वंचित रह जाती। चारों ओर तुम्हारे लेख ही आए। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार तो हवा ने मेरा अंशुल भी उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी। पहले वस्त्र बदलो फिर आगे बताती हूँ। वो बहुत ही बहुत अद्भुत, नीलकमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें भर लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ है माँ। कितना पानी पिया है वस्त्रों ने भी। ओह, शीत की चुभन के बाद का शक्ता का ये स्पर्श। गीले वस्त्र कहाँ डालूं माँ? यही रहने दो। माँ, आज की वो क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने पहले कभी नहीं किया। जैसे वो सौंदर्य स्पर्श होते हुए इतनी मांसल हो। मैं उसे देख सकती थी, छू सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव कि वो क्या है जो भावना को कविता कर देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, तुम इस तरह चुप क्यों हो? तुम देख रही हो ना मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। मैं अपने काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेषधार मैं कटक दूँ, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है और मैं घर में तो अकेली कब होती? तुम्हारे घर में रहते हुए मैं अकेली नहीं होती। मेरे घर में होते हुए भी ना तुम अकेली ही रहती हो। कभी कभी खटसना करती हो कि मैं घर के कामों में बाधा डालती हूँ और कभी कहती हो कि मैं अपने काम नहीं करने दूंगी। दूध उठा दिया है, शक्कर मिला लो और पी। नहीं, पहले बताओ। और थोड़ी देर जाकर तल पर विश्राम कर। नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है। मैं थकेगा हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अभी अपने में बरसते फूलों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सींच रहा है। इस तरह करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या बात है माँ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? रो नहीं रही हूँ मल्लिका, बस कभी कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है माँ, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता ना। तुम्हें मेरी सोच जो नहीं बताया। ये क्यों रो रहे माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती है ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना तो कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता का देहांत हुआ था ना, तब भी आकृतियां मैंने यहाँ देखी थी।
परंतु परंतु आज ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं माँ? न जाने क्या कर रहे हैं। तुमने बात नहीं बताई माँ। अपनी मित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? वही जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? परंतु माँ, मैंने तुमसे कहा था कि अपने मित्र को कहीं भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैंने कहा नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए निरंतर प्रयत्न क्यों कर रही हो माँ? तुम समझती हो मैं निरंतर तनाव करती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी ही बात सच होने जा रही है। अपनी मित्र संदेश लाया है कि वो लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं क्या कहते हैं माँ? क्या अधिकार है ना कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वो उसे कुछ करना भी चाहती है, तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैंने कब कहा कि मुझे अधिकार है? मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही माँ। तुम ना कहो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जीवन तुम्हारी संपत्ति है ना, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मत कहो माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ मल्लिका कि आज तुम पर तुम्हारा अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने एक भावना में भावना का वर्ण किया है, जो मेरे लिए सब संबंधों से बड़ी है। वास्तव में मैंने अपनी भावना से प्रेम किया है माँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से भी तृष्णा है, कोमल, पवित्र और अनश्वर। हाँ, मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती माँ? क्योंकि तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। तुम कहती हो कि उसका तुमसे भावना का संबंध है। मैं पूछती हूँ वो भावना क्या है? क्या उस भावना से जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी? भावना में भावना का वर्ण। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं तो सब कुछ नहीं है ना मैम? होगा, मैं नहीं जानती। सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्ति के तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य व्यक्ति उसे उतना नहीं समझते जितना मैं उसे समझती हूँ, और मैं उसे घृणा करती हूँ। माँ, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है, क्योंकि उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? क्योंकि माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, और उसे घर में बहुत से काम करने हैं। एक बाण से आहत होकर हम अपने प्राण नहीं दे सकते। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे नहीं सकता है। हमारे शरीर पर घृत का लेप लगे, हम कोमल आश्रम पर विश्राम करेंगे। हम कल फिर वनस्थली में घूमेंगे और कोमल दूर्वा खाएंगे ना? ये आहत हरिण चावल, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? हम प्रांतल में आज कुछ नई आकृतियां दिखाई दी, संभवतः आज ही के कर्मचारी। हम सोएंगे, हम अवश्य सोएंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना। मल्लिका, घर में थोड़ा दूध एक भाजन में ले आओ। माँ ने दूध उठाकर रखा है, देखती हूँ। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है जब भी ये लोग आते हैं कुछ ना कुछ अनिष्ट होता ही है। वर्षा के रोमांच के बाद तो मुझे ये सब बहुत विचित्र लगा। अब सुनो,
आज बहुत खुश है। हमारी पीड़ा धीरे धीरे समाप्त हो सकती, हम धीरे धीरे ठीक हो गए। जाने इसके कोमल शरीर पर उससे मार छोड़ते बना गया। कुलांच वक्त मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां लिए चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा स्नेह मिलेगा। सच में माँ आज बहुत खुश है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ हूँ, वरना इस तरफ लेकर ना आती। ये भाषण मुझे दो और इसे बाहर दो। हम दूध पिए? हाँ। नहीं हम ऐसे जिद नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिए। हाँ हाँ ऐसे दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल किया जा रहा है। जहां तक मैं जानता हूं हम लोगों को परिचय नहीं, और एक अपरिचित के घर में आने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे पान के हाथ इस हिरण शावक को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के जीव बने थे, अन्यथा बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हूं कि तुम इस ग्राम प्रदेश के निवासी नहीं। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा। तो फिर क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर कह रहे हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त समुद्री का भी अभ्यास रखते हो। तुम्हें ऐसा लाछा लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ परंतु ये हिरण शावक जिसे आप अपनी बहू में उठाए हुए ना, ये मेरे पान से हाथ हुआ है। इसलिए इस समय मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगे ना? इस प्रदेश में हरणों का आखेट नहीं होता है राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम इसलिए अपराधी न मानो। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्द भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य। समझदार व्यक्ति जान सकते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये शावक मुझे दे दो। ये हरण शावक इस पर्वतीय भूमि की संपदा है राजपुरुष, और हम इस पर्वतीय भूमि के रहने वाले सजाती। तुम ये शस्त्र को भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हें सौंप दें। मल्लिका, इसे भीतर ले जाकर किसी तल के आसन पर इसे विश्राम करो। इस घर के तल्प और आश्रय हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? हाँ देख रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि इस घर के तल्प और आश्रय मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के सोने के लिए नहीं। इसे मुझे दे दो मल्लिका। इसके लिए मेरी बात का आचरण ही पर्याप्त है। ऐसे घर ले जाओ। और राजपुरुष तक तो तुम्हें ले जाने देखता रहेगा। यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय देना तुम्हें आवश्यक होगा। संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का। कालिदास उन्हीं शस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास, तुम्हारा अर्थ यही है कि मैं अभी तक जिनसे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वो कवि कालिदास है? हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैन राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेकर कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? जी, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा भी की है। इसीलिए आज उज्जैनी का राज्यसभा उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। इसी उद्देश्य से तो आचार्य वल्लभ यहाँ आए। उज्जैनी का राजा ने सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। प्रणाम देवी। तुमने सुना हाँ? राजा ने राजकवि का आसन देना चाहता है। गीले वस्त्र मैंने सुखाने के लिए डाल दिए, थोड़ा सा दूध शेष है, उसमें शक्कर मिला दी। तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो मल्लिका।
और मैं आशा करती हूँ कि इस घर में अब और किसी का आतिथ्य नहीं होगा। आतिथ्य? मैं तो चाहती हूँ आज इस घर में पूरे संसार का आतिथ्य कर दूं। तुम्हें दूध से नहला दूंगा। मैं तुमसे बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितने निष्ठुर हो माँ। तुमने सुना नहीं राजपुरुष क्या कह रहा था? फिर भी तुम दूध पी लो मल्लिका। और अगर वर्षा में फिर से भीगने का मोह ना हो तो तुम्हारे लिए भी आसन लगा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूँ मुझे रहने दो। नहीं माँ, तुम निश्चित नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निश्चित हो? नहीं, तुमने नहीं कहा, तुम बस दूध पी लो। और मैं जैसी निष्ठुर हूँ ना, मुझे रहने दो। चलो। हाँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। और जाने दे, मुझे बहुत काम है। नहीं माँ, उठो नहीं, बैठी रहो। माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने कभी समझने का प्रयत्न भी नहीं किया, जिसे घर में और घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। हाँ, तो तुम समझती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। मैंने कहा ना, तेरे कुछ भी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो गई है। क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वग्रह है? उनके संबंध में तुम उदारतापूर्वक क्यों नहीं सोच सकती? मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंदकर जिया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती। जहाँ दोष है वहाँ केवल दोष ही देखेगी। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? वो व्यक्ति आत्मसीमित है। इस संसार में उसे अपने सिवा किसी से मोह नहीं है। इसलिए कि वो माधुर्य की गौएं ना होकर बातों में खोए रहते हैं। मुझे बातों से या उसकी गहुओं से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं केवल अपने घर को देखकर कह रही हूँ। बैठ जाओ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। मैं भी चाहती कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो कि उसका तुमसे भावना का संबंध। मैं पूछती हूँ वो भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती माँ। परंतु लोग उसे नाम दे रहे हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वो तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहता है? तुम उनके प्रति सदा अनुराग नहीं हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। माधुर के घर की क्या दशा रही है? उस साधन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना भी कैसे की जा सकती थी? और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन हो, अभावग्रस्त नहीं रहेगा। किसी संबंध से बचने के लिए ना उसका अभाव जितना बड़ा कारण होता है, उस अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है मल्लिका। ये तुम्हारी नहीं माँ, विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ रही हूँ। उसका तुमसे केवल इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वो खुद से प्रेम कर सकता है, खुद पर गर्व कर सकता है। क्या तुम एक सजीव व्यक्ति नहीं हो? क्या तुम्हारे प्रति तुम्हारा या उसका कोई कर्तव्य नहीं है? कल जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा, इस घर में एक वक्त के भोजन की व्यवस्था भी नहीं रहेगी, तब जो प्रश्न तुम्हारे सामने उठेंगे उनका तुम क्या उत्तर दोगी? क्या ये भावनाएं उन प्रश्नों का उत्तर दे सकेगी? कह दो कि अब ये मेरी नहीं उस विलोम की भाषा है। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है माँ, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण करने को है, ऐसे में मैं अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती माँ। अंबिका, अंबिका, अंबिका घर पर हो? अच्छा है कि घर पर हो। मैं आज इस सारे गांव में घोषणा करने जा रहा हूँ कि इस कालिदास नामधारी जीव से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है अरे बाबू? अरे मैंने इसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए कि इस तरह कुलद्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मान दिया जा रहा है, उज्जैन से
से आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं कि अरे सत्य कह रहा हूँ, आचार्य कल ही से अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु अंबिका तुम्हें स्मरण होगा, मैं तुमसे कहा करता था हमारे प्रपितामह के दोहित्र का पुत्र गुप्त वंश की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागीने की बात कर रहे थे। हाँ उसी की तो बात कर रहा हूँ। बस तुम समझ लो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है। और ये वंशा वंश कहते हैं ये सम्मान नहीं चाहिए, ये राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं है। वो राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिल रहा है तो ग्रहण दो, अन्यथा कविता का मूल्य ही क्या है। कविता का कुछ मूल्य है आगे बात, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ छुपता है। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ माता कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। अरे वो लोग इसके अनुसार है क्या जो अभी स्तुति करके साथ ले जाएंगे। सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य नहीं लोक नीति में निष्णात है। ये लोक नीति है। यदि ये लोक नीति है ना तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। अरे कोई यदि कुछ दे रहा है धन या सम्मान तो उसे ग्रहण करो। अरे कल को उसका मन बदल भी तो सकता है। और तो सम्राट कुछ भी तो हो सकते हैं। एक साधारण से राम कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। आप अभी तक यहाँ है और वहां आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे निक्षेप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर रहा हूँ तुम वहां आचार्य के पास ही रहना। तुम मातुल यही तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हो तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। हाँ ये भी कहा था, परंतु वो भी तो कहा था, ये कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वो नहीं आया। किंतु क्या मैं मूर्ख हूं? तुम मातुल को मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल नहीं, यदि मातुल मूर्ख नहीं है ना तो निश्चित ही तुम मूर्ख हो। चले यार। अच्छा बताओ आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। कालिदास की कविता। अरे मुझे तो यही समझ नहीं आता कि उज्जैनी के इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या दिखाई देता है। अरे इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान है नहीं। और अंबिका तुम लोक बात करती हो। हरे शावक को गोदी में लिए घर की तरफ जा रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया तो कहा ये कवि कोई गुरु ये समय घर जाने का नहीं है। अरे उज्जैन से आचार्य आए हैं। सुनते ही ऐसे लोग पड़े जैसे मार्ग में कोई सांप देख लिया हो। मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ले। अरे नहीं मुझे आसन की आवश्यकता नहीं, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यही बैठ जाऊंगा। मैंने कहा हे कविवर आचार्य आपको अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। सुनकर रुकी, चलते हुए उड़ाने किसी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूं। ऐसे जैसे कि राजकीय मुद्राएं तो उनके शोक में भूली जा रही है। और ऊपर से मेरे लिए ये धर्म संकट पैदा हो गया कि अन्य करता इनके पीछे जाऊं या उधर अभ्यागतों को देखूं। और अब इस निक्षेप को क्या किया आया था? जब तक कहना हूं आचार्य के पास ही नहीं, और ये भी दूरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे यहाँ चलाया। किंतु मातुल मैं तो समाचार देने आया था। समाचार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और मैं समाचार देने चला है। अब एक कार्य और कीजिए, वो कवि कुल शिरोमणि जहां कहीं है ना ढूंढ कर लाइए। मेरा कर्तव्य है कि उसे जैसे भी हो ना आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, परंतु हृदय में आता है कि जहां मिलेगा ना चोटी से पकड़कर अरे जाइए। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में। आपने देखा है? हाँ देखा। परंतु आपने मातुल से नहीं कहा।
मैं नहीं चाहता था कि मातु इस समय वहां जाए। क्यों? क्या वे नहीं चाहते कि मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसीलिए मैंने मातुर का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुर को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वो बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट लगाए बैठे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वो जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता है? विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता कैसी अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है और कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। अब इतना बड़ा नाटक विचक्षणता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं करे अंबिका। मुझे विश्वास है कि मेरे राज्य के सम्मान का कोई मोह नहीं। वो सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहता। नहीं चाहता। हाँ। माधुरी या किसी का भी आग्रह है उनका हक नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से यह संभव है कि वो अपना हक छोड़ दे। हमारे घर में किसी को उसके हाथ छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं। किस अवसर का तिरस्कार कर वो बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष मूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। कुछ देर पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। और उस कटुता को तुम ही दूर कर सकती हो मलिका। अफसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास जहां से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं है। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज उनके ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वो भी उन्हें कुछ ही दिन में भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये उनके व्यक्तित्व का सम्मान है और उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। मल्लिका! अब मुझे तुम्हें बाहर के व्यक्ति के सामने ये बताना पड़ेगा कि आज मैं तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है आपका। ये महत्वपूर्ण विषय है और मुझे इस समय वहां अवश्य जाना चाहिए। आइए आगे विषय। क्षमा चाहता हूं। हुए मेघों ने अंधकार कर दिया या तुमने समय का ज्ञान नहीं रहा? हेलो, तुम यहाँ क्यों आए? तुमने हमें दीपक क्यों नहीं बताया? लो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जानते हो ना कि तुम्हारा यहाँ आना अंबिका को सहन नहीं जानता हूं। अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वो लोग जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानते। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। तो जानती हो, मेरा एकमात्र दोष ये है कि जो मैं अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारा तो जीवन पीड़ा का इतिहास है। सुना है कालिदास तो उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं चाहती। वो
का सम्मान मिलेगा। मैं समझता हूं उसके उज्जैनी जाने से पहले मल्लिका का और कालिदास का विवाह हो जाना चाहिए। इस विषय में तुम क्या सोचती हो? मैं इस विषय में कुछ भी सोचना नहीं चाहती हूँ। आश्चर्य! मल्लिका की मां इस विषय में कुछ सोचना नहीं चाहती। क्यों अंबिका? तुम चले जाओ यहाँ से अभी लोग। चला जाऊं? कालिदास कल उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांत में अपवाद का विषय बना है, वो यहां पड़ी रहेगी। क्यों? क्यों इतने वर्ष तुमने पीड़ा सहन की? दूर से देखने वाला व्यक्ति भी जान सकता है कि इतने वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया इसलिए कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो। और आज जब जीवन भर के अनुभव का अभाव का प्रश्न उसके सामने है तो तुम कुछ कहना नहीं चाहते। तुम्हारी ये बातें मेरे दुख को कम नहीं कर रही। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे अकेला रहने दो। मैं इस समय तुम्हारा और यहाँ मेरा होना बड़ा आवश्यक समझता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि कालिदास मल्लिका के साथ यहाँ अवश्य आए। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर में जाते हुए देखा है और मैं यही उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी बिलो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वदा छुड़ा दिया। निश्चय ही आज तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का दुख भला किसे नहीं होता। ब्रह्ममुहूर्त में चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता। आचार्य ब्रह्ममुहूर्त में लौट जाना चाहते। उज्जैनी जाकर ग्राम क्रांति को भूल तो नहीं जाओगे। सुना है वहां व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में बहुत आकर्षण, मदिरालय है, विलास दुनिया है। हारे बिलो, ये समय और स्थानीय बातों के लिए नहीं है। मैं आपको इस समय यहाँ देखने की आशा तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। जानता हूं तुम मुझे देखकर प्रसन्न नहीं। मैं तो अंबिका से भेंट करने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी और ये कोई अप्रत्याशित बात तो नहीं। लोगों का कुछ भी करना अप्रत्याशित है। हाँ, कहीं कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। वास्तव में मैं ये समझता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और तुम तो जानते हो कि मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा। कालिदास क्या है? एक सफल विलोम और विलोम क्या है? असफल कालिदास। वास्तव में हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। दोनों विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छी बात है, तुम्हें सत्य को स्वीकार करते। चलो, उसी निकटता के आधार पर क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हो सकता है कि कभी हमें अवसर प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान भी तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए आता हूं। मैं ये जानना चाहता था कि तुम अभी तक वही कालिदास हो। तुम्हारा अभिप्राय भी समझ। मेरा अभिप्राय साफ है। तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक। हारे बिलो, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षण नहीं समझती। अनर्गलता? अरे मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसमें अनर्गलता क्या है? क्यों कालिदास? क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती, ना ही जानना चाहती हूँ। मल्लिका और कालिदास के संबंध को लेकर
करने के लिए अवश्य बात है। तुम किसी के घर में ही नहीं, अभी तो उसके जीवन में भी अनाधिकारी प्रवेश कर जाते। आश्चर्य है विलोम, दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता है। क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता है? मैंने कहा ना, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहती। चल गई। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया? चलो ग्राम प्रांत में चलकर पूछो। चलो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बात संभवतः प्रश्न नहीं है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं ग्राम प्रांत छोड़कर उज्जैनी नहीं जानता। तुम्हें वो क्यों होगा? एक साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों? चलो क्षण भर के लिए ये मान लिया जाए कि तुमने राजधानी जाने का निश्चय कर लिया है, तो ये उचित नहीं है कि तुम ये अरे बिलो, हम अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला और बुरा अच्छे से समझती हूँ, परंतु आप संभवतः ये नहीं समझ रहे हैं कि आप यहाँ एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ऐसा अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। मैं जानता हूं तुम मुझे यहां देखकर प्रसन्न नहीं हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे घृणा करती हो। मैं तुमसे घृणा नहीं करती। और कालिदास से भी एक बात कह देना चाहता हूं। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, लेकिन मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतन है। मुझसे अधिक कौन जाता है? अनचाहा अतिथि फिर कभी घर में आ पहुंचे तब तक के लिए क्षमा चाहती हूँ। फिर उदास हो गए। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। समझ नहीं रही हो मलिका। बात सम्मान या राजजात से स्वीकार करने का नहीं, उससे बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा है। तो वो प्रश्न मैं हूं ना, यहाँ बैठे। तुम मुझे जानते हो, तुम समझते हो, इस सम्मान को ठुकराकर तुम यहाँ रह जाओगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर में रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सुलह प्रतीत होगा, फिर भी मैं खुद के साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। चाहता हूँ उस समय तुम अपनी आंखें देखो। मेरी आंखें इसलिए गीली है क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। यहाँ से दूर जाकर भी तुम मुझसे दूर हो पाओगे? यहाँ ग्राम प्रांतन में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ के लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेरेगी तो तुम घेर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती। बात कुछ समझ नहीं रही हो मलिक। बात तुम्हारे घेरने की नहीं। मैं अनुभव करता हूं कि इस भूमि के साथ मेरे कई सूत्रों से जुड़ा हूं। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश है, मेरे
शावक हैं, पशुपाल हैं। यहां से चला गया तो मैं धरती से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें इससे अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ भी घर कर सकते थे कर चुके हो। अब तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भी भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, और तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं होंगी। ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। अनुभव नहीं। मेरी ओर देखो। क्या भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर दूर नहीं हो पाओगे। यहाँ के मेघ, यहाँ के हरित, यहाँ की हवा तुम सब अपने साथ ले जाओगे। और मैं भी तो जब भी मेरा मन करेगा तुम्हारे निकट आने का, पर्वत शिखरों पर चली जाया करूं और उड़ते आते हुए मेघों में गिर जाया करूं। लगता है फिर वर्षा हो, अंधेरा भी बहुत हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने को कह रही। हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे बहुत प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। तुमसे विदा लो। नहीं, विदा नहीं होगी। तुम जा रहे हो केवल प्रार्थना करो। तुम्हारा पद प्रशस्त हो। जाओ। तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका। चलो अंदर चल के विश्राम कर लो। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे यही रहने दो। देखो ना माँ, कितने मेघ गिर आए हैं। और ये सब उज्जैनी की ओर उठ जाएंगे। कभी कभी सोचता हूँ कि एक बार उज्जैन हूँ। क्यों? कई बातें करनी है। सोचता हूँ कि दोष मेरा ही था। किस बात में? बात तो तुम जानती हो मत। मैंने कभी आशा नहीं की थी कि कालिदास उज्जैन जाकर इस तरह वहां के हो जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि वो वहां जाकर इतने व्यस्त हो गए हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी और वहां तो उन्होंने कई बड़े काव्यों की रचना की। 2 वर्ष पूर्व जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघ
प्रतियां ला दी। बता रहे थे कि उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें मिल नहीं पाई। यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की जो उज्जैन के रंगशाला में चले गए। फिर भी क्या? फिर भी कहते दुख होता है उनका। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो बातें सुनने को मिलती हैं। व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ अपवाद जुड़ने ही लगता है। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा उनका। सुनने में तो ये भी आया है कि गुप्त वंश की राजपूता के साथ उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखें तो बुरा कुछ भी नहीं, परंतु यहां रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह के लिए तुमने अपना सारा। मेरी बात उनके प्रसंग में कहीं नहीं आती। मैं अनेका ने साधारण व्यक्ति में से, और वो असाधारण है। उन्हें तो हमेशा से असाधारण का ही साथ चाहिए। वैसे सुना है राजनीति बहुत विदुषी है। हाँ सुना, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी। मैंने कहा एक तरह से देखें तो पूरा कुछ भी नहीं, तो दूसरी तरह से देखें तो गिलानी होती। इसके विपरीत मुझे अपने पर गलानी होती है कि यही ऐसे में उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती है। अगर आपके कहने पर मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख है मलिका, मेरे कहने से अगर तुम मान जाती ना तो आज तुम्हारा जीवन ऐसा ना होता। मेरे जीवन में क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वो अस्वस्थ है तो मैं काम करती हूँ। बाहर से तो इतना ही अंतर रहता है। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दो, अभी आ जाओ। लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य कर्मचारी होंगे। दो वैसी आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास लेने आए थे। वैसी आकृतियां? जानते हैं माँ क्या कहती है? कहती है जब भी ये लोग आते हैं कुछ ना कुछ आदेश होता ही है, कभी युद्ध तो कभी महामारी। परंतु पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। परंतु नहीं कैसे? सहसा कहते उत्तेजित क्यों उठे आगे नीचे? मैंने अभी अभी एक और आकृति को घोड़ में जाते देखा है। तो क्या हुआ? क्या आपको भी माँ की तरह आदेश की आवश्यकता हो रही है? वो एक बहुत परिचित आकृति है मलिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है कि वो स्वयं कालिदास है। कालिदास? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राज से वेशभूषा में कोई उन्हें पहचान ना पाए। निक्षेप की आंखें पहचाने में भूल नहीं कर सकती। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, राज्य कर्मचारी भी अवश्य उनके साथ आए होंगे। हम पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इससे पूछ, तुम अंदर आ सकती है? तुम पूछ। अच्छा नहीं, सुनो ये तुम्हारा घर है? हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। हम विशेष रूप में किसी के यहाँ नहीं है। समझ रहे हो नहीं है? यहाँ प्रदेश में धूप भी हो। हम यहाँ के जीवन देखना चाहते हैं। यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं। और पहले में परिचित यह करना उन्होंने ये नाटक लिखने में नृत्य का अभ्यास करती थी और नाटक लिखने में उसकी रुचि। और ये समझो उसी केंद्र में मृदंगम वीणा वादन सीखती है, बहुत सुंदर करने की सीखती है और आप घर देखकर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? मेरा परिचय कुछ भी नहीं। आप आइए, आसन पर बैठिए ना। देखो, हम यहाँ बैठे नहीं आए, यहाँ का अध्ययन करने आए हैं। किंतु यहाँ की विशेषता क्या है? और इस स्थान को तो क्या बोलते हैं? किस स्थान को? इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम उज्जैनी में हम इसे प्रपोज कहते हैं। यहाँ आप लोग
स्थानीय शब्द नहीं है? स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है, हिब्बा को कुछ लोग हिब्बा कहते हैं और तन्ना को तन्ना। मुझे इतना ज्ञान नहीं है। देखो, हम यहाँ के लोगों की छोटी सी बातें जानना चाहते हैं, जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के लोगों से। तुम्हारे घर और दस्तक लगभग हमारे जैसे, परंतु यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। मैं ये नहीं मान सकती, इस प्रदेश ने कालिदास जैसे असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राज के नियोजन से हम दोनों यहाँ कवि कालिदास की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं। तुम समझ सकती हो ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम लगभग निराश हो चुके हैं। यहाँ ये है ही नहीं। यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। कैसी वनस्पति? कैसी वनस्पति? जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा था, वो प्रकाश देने वाली औषधियाँ ना है। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। तुम्हारा अभिप्राय है कालिदास ने जो लिखा है वो झूठ है। उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है रहने दे सकते कि आपके संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। अच्छा, हमने तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, हमें क्षमा करना। चल रंगनी, चल संगनी। आज वर्षों के बाद तुम लौटकर आए। सोचती थी जब तुम आओगे तो वैसे ही मेघ को देखूंगी, वैसा ही अंधेरा सा देखूंगा। मैं एक बार फिर वर्षा में भी हूँ और कहूंगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी। उज्जैनी की ओर से आने वाले व्यवसायियों से कितना कहकर मैंने ये सारी रचनाएं मंगवाई। सोचा था कि मेघों की पंक्तियां तुम्हें गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखरों से घंटा ध्वनियों की गूंज उठेगी और अपनी ये भेंट मैं तुम्हारे हाथ में रखूंगी और कहूंगी कि ये तुम्हारी नई रचना की। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए। उन पर जब भी जो भी तुम लिखोगे, मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ है। अब जब तुम लौट कर आए हो तो सारा वातावरण ही हो रहा है। तुम नहीं सोच पाओगे कि तुम भी वही हो या? मुझे विश्वास है कि इस समय हम देवी मल्लिका के सामने खड़े हैं। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए देवी। देव मातृगुप्त? वो कौन है? कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीतिक निष्णात एवं कश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त। ऋतु संहार और मेघदूत के प्रेता तो कालिदास है और आप कह रहे हैं कि देव मातृगुप्त गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। उन्हीं का यह नाम मातृगुप्त है। कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजवंशी मुझसे मिलने आ रही है। हाँ, इस गौरवपूर्ण अवसर का आप लाभ उठा के यहाँ अपने घर की वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अवश्य समझेंगे। उसी का आपकी आज्ञा समझकर हम अपने आप से अभिसंपन्न किए देते हैं। आइए अनुराग जी जी। मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए था। हाँ, देवी द्वार से प्रवेश करेगी और आसन द्वार के निकट होना चाहिए। उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसे 5 अंगुल उत्तर की ओर होना चाहिए। द्वार से सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं। तो तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाता है।
अच्छी बात है, आसन तो यहीं पे रहने दिया जाए। और ये कुंभ, मैं समझता हूँ कि एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कुंभ यहाँ होने ही चाहिए। क्यों? तो क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं। तो कुंभों को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, कुंभों को भी यही रहने दे। परंतु ये वस्त्र भी गीले हैं, इन्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। क्यों? ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? ये मुझे याद नहीं। अच्छा, ये याद है कोई प्रमाण है? हाँ? तो संदिग्ध विषय है। तब तो अवश्य ही संदिग्ध विषय। हाँ, तो संदिग्ध विषय है, तो वस्त्रों को भी यहाँ से नहीं हटाना चाहिए। अच्छी बात, वस्त्रों को भी रहने दे। परंतु ये चूल्हा, इसे यहाँ से हवा से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सभी वस्तुओं को हटाना। इसमें बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त धैर्य चाहिए। और धैर्य के अतिरिक्त बहुत ही परिश्रम चाहिए। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। मैं समझता हूँ, मैं भी सहमत हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूल्हे को यहीं पे रहने दिया जाए। हाँ, मैं समझता हूँ कि इस बात से हम दोनों ही सहमत हैं। हाँ, इस बात से हम दोनों सहमत हैं। तो उसे यहाँ हटा देना चाहिए। ये आसन? हाँ, ये आसन रास्ते में पड़ा है, इसे हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ, तुम? अरे नहीं। हरी भाई, आप लोगों का कार्य यहाँ संपूर्ण हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया संपूर्ण। बस एक दृष्टि डाला शेष है। बस केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अरे तो वो दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंकु मंत्री बाहर पहुंच गई है। देवी बाहर पहुंच गई है। चलो अनुस्वार, चलो। अहो भाग्य, आइए। अहो भाग्य इस राम प्रदेश का, आइए। वो इस प्रदेश की सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से यहाँ आई है, बस तुम्हारे ही विषय में बात कर रही है। और ये है मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। मल्लिका, देवी के बैठने के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? अरे मातुल, अब आप जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर ही प्रतीक्षा करें। हाँ, वो तो ठीक है देवी। आप चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। नहीं देवी, असुविधा तो होगी। अब आप असुविधा को असुविधा ना कहें तो वो दूसरी बात है। वास्तव में कुलीनता कहते ही इसी को है। अरे बड़े कुल के आप लोग। विश्राम करें, मैं पहले ही आपको बहुत थका चुकी हूँ। अरे मुझे थकाया है आपने, आपके कारण भला मैं थकूंगा? देवी, यदि आप मुझे दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को भी कहेंगे ना, तो अभी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। अरे मैं पशुओं के पीछे 10-10 योजन घूमा हूं, तो कहता हूं संसार में यदि कोई कठिन कार्य है तो वो है पशुपालन। एक देखिए, आज भी आपके पशु बाहर भटक रहे होंगे। एक बार जाकर उन्हें देख लीजिए। मेरे पशु? देवी, मैं और पशुपालन, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देख रहे। देवी, मैंने तो अपने सारे पशु वर्षों पहले ही बेच दिए। और सत्य कहूं, उसमें भी मेरा ही लाभ था। हुआ यूं कि जब मैं गया, वैसे ही हो जैसे मैंने प्रतीक्षा की, वैसे ही हो जैसे मैंने कल्पना की। अच्छा, तो अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं चलता हूँ। घर में बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, और भी कई तरह की व्यवस्था करनी है। तो अनुचर बाहर प्रतीक्षा करेंगे, कोई आदेश होगा तो कहला दीजिएगा। मल्लिका, अरे देवी को भी आसन तो दो, नहीं तो ये खड़ी रहेगी। देवी, कोई आदेश होगा तो कहला दीजिएगा। चलता हूँ। आप चले, यहाँ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भला मुझे यहाँ की चिंता क्या करनी? यहाँ चिंता करने के लिए मल्लिका है, अरे अंबिका भी तो है। बस मेरे लायक कोई आदेश होगा कहला दीजिएगा, अनुमति दीजिए। सच बहुत सुंदर होगा। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तो मुझे अपरिचित नहीं
नहीं करेगा। आप तो बैठिए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती। तुम्हें तुम्हारे इस घर को देखना चाहती। इन्होंने कई बार तुम्हारी और तुम्हारे इस घर की चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत दिख रहे थे, उन दिनों यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज यहाँ का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया। अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में आप आते थे। अतिथि की बात मत करो। मैं यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई थी। समय था कि नहीं भी आते, परंतु मेरी विशेष आग्रह के साथ इन्हें यहाँ लाई। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण है। मैं चाहती थी कि यहाँ का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाऊं। हाँ, यहाँ का वातावरण, इसीलिए कि इन्हें किसी भी तरह का अभाव अनुभव ना हो। यहाँ से कुछ हिरण शावक जाएंगे जिनका हम महत्ता के पालन करेंगे। यहाँ के पेड़ पौधे ले जाकर हम अपने आस पास के प्रदेश में बसाएंगे। मातृ उनका परिवार के साथ रहेगा। यहाँ के मैं समझती हूँ आप उनको किसी अभाव का अवसर नहीं होने देना चाहती। मैं समझती हूँ कि इससे कुछ अंतर पड़ेगा। वैसे देख रही हूँ कि तुम्हारे घर भी कुछ जर्जर स्थिति में है। तुम चाहो तो मैं इसके परिसंस्कार का आदेश नहीं चाहूंगी। नहीं, हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है। परंतु फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। मातुर के घर के स्थान पर हमें नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। आप रहने दीजिए, हमें कोई असुविधा नहीं है यहाँ। कल ही हम आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं हाँ, इसमें बाधा क्या है? तुम यहाँ किसी एक सूत्र से तो नहीं बनी हो? मेरी माँ है। ये कैसी बात है? तुम्हारी माँ के भी साथ चलने का प्रबंध हो सकता है। तुम वहाँ हमारी संगिनी के रूप में रहोगी। क्षमा करें, लेकिन मैं खुद को इस दौलत की अधिकारी भी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इससे भी अधिक अधिकारी समझती हूँ। वैसे यहाँ पे हमारे आने से पहले द्वार के दो अधिकारी आए। क्या तुमने उन्हें देखा है? देखा नहीं। वो दोनों ही योग्य अधिकारी हैं। तुम जिससे भी चाहोगी हम तुम्हारे विवाह का प्रबंध करवा देंगे। देवी, क्यों? क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा भी अपना घर हो, परिवार हो? इस विवाह पर चर्चा छोड़ दीजिए देवी। संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती। क्या तुम्हें जरा भी कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना परिवार हो? नहीं, इसे ये कल्पना नहीं है, माँ, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। तुम क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंदर चलकर लेटे रहो। तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी स्वस्थ हूँ मलिका। राष्ट्रपति, इस घर की हालत ऐसी नहीं थी। मेरे हाथ चलते थे ना, तो मैं इस घर को लिपटी पुहारती रहती थी। यहाँ की कोई चीज ऐसी टूटी पड़ी हुई नहीं, किंतु अब हम दोनों ही माँ बेटी यहाँ पर इस तरह से टूटी पड़ी हुई रहती है। मैं देख रही हूँ घर की स्थिति सही नहीं है। मैं आपका बात समझ सकती हूँ। तुमसे जो भी बन पाएगा मैं जरूर करूँगी। परंतु इस समय और नहीं रुक सकती। बाहर अनुचर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ से चलना ही ठीक समझी। लोग मेघदूत की पंक्तियों इनमें न कहती थी कि उसके अंदर की कोमलता साकार होगी। आज उसकी कोमलता का और भी साकार रूप देखिए।
आई है। निस्संदेह किसी की इच्छा के बिना तो यहाँ आ ही नहीं। आज वो एक शासक है, उसके पास संपत्ति है और शासन और संपत्ति का परिचय देने का इससे अच्छा और क्या हो सकता है मल्लिका? परंतु माँ, अब कुछ नहीं जान, कुछ नहीं समझ और जीवन की गहराई विश्राम करो। मल्लिका, मैं इस तरह तुम क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। इस अवसर के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन किया है। वरना इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शूद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? चलो, मैं स्वयं चलकर ग्राम में एक घोषणा करती कि वर्षों के अभाव और हमारे दुखों का क्या फल लाए हैं ये। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं। ग्राम के लोग आज बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए व्यस्त हैं। वो यहाँ के अतिथियों को तरह तरह की वस्तुएं देना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर भी वो बटोर कर ले जाना चाहते हैं। आज यहाँ के पत्थर बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आरबी लोग। ये और बात है कि पहले उनका मूल्य किसी ने समझा नहीं। तो तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती हो उन पत्थरों में? संभव है कि फिर वो एक भी पत्थर शेष न रह गए और तुम्हारी भावना का कोई आधार ही न रह जाए। हाँ, तुम बैठी रहो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ग्राम में आज चारों ओर उत्साह है। ये जीवन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा जीवन है। ग्राम के लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो बाहर से आए हुए व्यक्तियों के लिए खाने और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त है। निश्चय उस सामग्री में कुछ हरित सामग्री होंगे जो राजकन्या के विशेष अधिकार से एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सच नहीं है। ये सच नहीं। इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त ने खुद कहा है। कोई और अर्थ हो सकता है। और अब क्या हो सकता है? क्या राजकन्या हरिन शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी से आए कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाते घूमेंगे? इसका भी कोई दूसरा अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ? मैं कब कहता हूँ दूसरा अर्थ नहीं? दूसरा अर्थ स्पष्ट है। वो यहाँ के हर चीज में विचित्र देखते हैं और उस विचित्र को यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। मैं तो ये घर, ये पत्थर, ये सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी समर्थ और सक्षम दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ कि वो यहाँ ही विचित्र नहीं, वहां भी विचित्र देखते हुए। यहाँ की धूप में मैं वहाँ के कलाकार को अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखता हूँ। उन्हें अपनी छाया अवश्य अवश्य लगेगी। वो कौन सी राक्षसी थी जो किसी व्यक्ति को उसकी छाया से पकड़ लेती? पहचानती हूँ कि मैं माँ, तुम बात मत करो, विश्राम करो। आरबी लोग, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि माँ को विश्राम करने दीजिए। अंबिका को अंदर ले जाओ। गांव का उत्सुक कोलाहल इसके मन को और अशांत कर देगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया। कालिदास उज्जैनी से यहाँ आया है। उसने यहाँ आना उचित नहीं समझा। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है कि अंबिका भी जीवित है। लेकिन मुझे आशा है कि वो यहाँ एक बार आएगा।
जानती है कि उसका किन बातों से मन विक्षुब्ध होता है? अंबिका जो बातें अपने मुंह से नहीं कह पाती मैं कह देता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा यहां होना तुम्हें अखर रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। कुछ देर यहां विश्राम करना। दूर से आते एक अश्वरोही को देखा। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रुके। उसका मेरी उससे पुरानी मित्रता। आगे बिलों उस स्थिति में आकर यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उसे मिलना चाहे उसके लिए यही स्थान नहीं है। यही स्थान क्या उचित नहीं? वर्षों पहले भी तो यहीं इसी स्थान पर हम लोग मिले थे और वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अवतार का अनुभव नहीं। आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ मेरे घर में रहें। माँ, इनसे कहो कि ये यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि इस समय कोई अयाचित स्थिति पर हो। अयाचित स्थिति? कौन सी अयाचित स्थिति? मेरे यहाँ रहने से कौन सी अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या मैं जान सकता हूँ अंबिका? मैं जानती आपसे नहीं तब से जानती। मुझे आश्चर्य होता अगर वो मुझे आश्चर्य नहीं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं उसके संबंध में जो सोचती थी बिल्कुल ठीक सोचती हूँ। जीवन एक भाव था, कोमल भाव था। परंतु मुझे खेद है। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी और अपनी मित्रता पर भरोसा था, लेकिन अब भरोसा नहीं रहा। उसने हमें अपनी मित्रता के योग्य समझा ही और फिर समान के समान से मित्रता हुई। अरे बिलो, मैं आपसे कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाएं, अन्यथा यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो ही जाएगी। ऐसा? तब तो अवश्य चला जाता हूँ, लेकिन अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता रहती है। देखो, जहां तक संभव हो मधु और घृत का सेवन करना। हमें मधु की आवश्यकता नहीं है। नया नया मधु की तरह के अलावा मेरे पास वक्त कोई आशा नहीं। सोचा जो भी हो मेरे लिए तो तुम आज भी वही मल्लिका हो। बारिश ये मेरे लिए गाल हो रही थी। अरे पहले जब दो पैरों पर चल लेता था ना तो मैंने कभी भी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की। पर अब हालत ये है कि छड़ी आगे रखता हूं तो पांव फिसल जाता है और पांव आगे रखता हूं तो छड़ी। यदि मुझे पता होता ना कि राज को साथ में रहकर अपना एक पांव करवाऊंगा तो मैं कभी भी गांव छोड़कर वहां नहीं जाता।
हालत कर दी है कि पाँव कहीं दिखता ही नहीं। चिकले जिला घंटों से अच्छी वो मिट्टी थी जो पाँव को पकड़ती तो थी। अब तो सबके होते हुए भी बेघर हो रहा। भीतर रहते बनता है ना बाहर। जितने शिलाखंडों को देखते ही मुझे राजप्रसाद का स्मरण हुआ था, जहाँ एक बाबा आया। मुझे तो ये लगा कि राजप्रसाद में रहना आसान तो नहीं। राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। मुझे तो आज तक यही पता नहीं लग पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे। और उस पर से ज्यादा कष्ट ये वो लोग जिनको देखते ही मेरा आदर से सर झुकाने को मन करता। अरे वो लोग मेरे सामने सर झुका देते हैं, मातुल के सामने। अब भला तुम बताओ, मातुल में ऐसा क्या है कि कोई सर झुकाएगा? मातुल ना तो कोई देवी है, ना देवता, ना राजा, ना पंडित। सब लोग मातुल तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे हुए वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत। और मैं बेचारा अपने शरीर को हाथ लगाकर देखता था। आड़मासता ही है कि कहीं वो चिकने पत्थर सा हो गया है, जैसे मंदिरों में प्रतिमाओं का होता है। तुम्हारे यहाँ आकर सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कोई झुककर मेरी वंदना करता है और ना ही मुझे ये भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ कि प्रतिहारी। बस ये वर्षा ही मुझसे नहीं सीख जाती। नहीं नहीं, हल्की हल्की बूंदे हैं, बंद हो रही है। घर पहुंच जाऊंगा तो वही वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर से बरसने लगा तो बस रह गया। मल्लिका, तुमने कश्मीर का समाचार सुना? वो भी है, मैंने सुना है नहीं होता भी है। अरे राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। जितना संभव है कि ये हो, उतना ही संभव है ये ना हो। और ये भी तो संभव है कि जो ना हो वो हो। समाचार ये है कि कश्मीर में सम्राट का निधन हो गया है। वहां से आहत सैनिक का कहना है कि विरोधी शक्तियां सर उठा रही हैं। उसी ने बताया कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है? पर अब वो उज्जैनी चले गए हैं? नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। मुझे विश्वास नहीं है। उसका राजधानी में इतना मान है, सम्मान है, यदि कश्मीर में नहीं रहना संभव है तो उसे राजधानी चले जाना चाहिए था। संभव भी नहीं। कहा एक तो राजनीतिक जीवन और दूसरा ही अपने कालिदास। मैं आज तक इन दोनों की दूरी नहीं पहचान पाया। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी समझ पाता हूँ ना, सत्य सदा उसके विपरीत होता है। और जब मैं किसी तरह उस विपरीत तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ तो सत्य उस विपरीत के विपरीत हो जाता है। अन्यथा मैं जो कुछ भी समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत ही होता है। अब तुम इससे निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास लिया है या नहीं लिया। मुझे तो लगता है कि उसने संन्यास नहीं लिया। ये सत्य तो यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे कहा ना, मैं जो कुछ भी कहता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है।
इसलिए मैं कुछ कहता ही नहीं। देखो, उसने संन्यास लिया है तो भी मैं झूठा, नहीं लिया तो भी मैं ही झूठा हूं। ये ठीक है ना? ये बस चलता हूं। रात 7 बजने लगेगा। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम यहाँ से जाकर कहीं का शासन तुम्हारा संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया तो मैंने यद्यपि प्रत्यक्ष तुम्हें शुभकामना ही दी, यद्यपि तुमने वो शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की, यद्यपि मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही और तुम मेरे जीवन में हमेशा बने रहे। इस जीव को देखते हो, ये मल्लिका जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और अब माँ के स्थान पर मैं इसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभागी संतान, जो भाव तुम थे वो कोई और दूसरा नहीं हो सका। इस अभाव के प्रकोष्ठ में जाने कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपाधि दिया है। और अपनी दृष्टि में केवल नाम नहीं, एक विशेषण पहचानती नहीं? ना पहचाना तो भाई। मैं वो व्यक्ति नहीं जिसे तुम पहले पहचाने, दूसरा व्यक्ति। सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं भी नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हो। जो मैं तुम्हें देख रही हूँ, देख रहा हूँ तुम तो हो। सब कुछ बदल गया। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हो। मुझे विश्वास नहीं होता। ये स्वप्न नहीं है। स्वप्न नहीं, यथार्थ नहीं है। कई दिनों की यात्रा करके यहाँ से
इस तरह भीगना भी व्यक्ति के लिए एक महत्वाकांक्षी बहुत वर्षों बाद भी सोचता नहीं था। यात्रा करके बहुत थक गया। कई दिन ज्वर आता था, परंतु इस वर्षा ने जैसी सारी थकान को बहुत थक गए थे। थक गया था। अभी भी थका हूं, परंतु इस वर्षा ने थकान कुछ कम कर दी। सचमुच मैंने चाहे थे। तुम भी कहाँ तक जाने लगे? ये घर भी तो कितना बदल गया। मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ ज्यों का त्यों होगा यहाँ था, पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं। तुमने सब कुछ बदल दिया, सभी कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। जानता हूँ तुमने नहीं, परंतु मैंने कहा। मैंने नहीं सोचा था कि ये घर कभी मुझे इतना अपरिचित लग सकता। यहाँ की हर एक वस्तु स्थान और विन्यास इतना निश्चित, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और तुम भी तो अपरिचित लग रहे हो। तुम थके हुए हो, बैठ कर बात करो। आंखों से लगता है कि तुम अभी स्वस्थ नहीं हो। कई दिन तो दूर घूमता है, घूमने की किताब है। काश्मीर जाने में जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया। आधे बातों से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और पवित्रता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा। काश्मीर में लोग सोचते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, ताकि पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण मुझे सदा इस ओर खींचता रहा। इस सूत्र को तोड़कर मैं यहां से गया। यहाँ की हर एक वस्तु में जो आत्मीयत रहती, वो यहां से जाने के बाद मुझे कभी नहीं मिली। मुझे यहाँ की हर एक वस्तु का रूप और आकार स्मरण, ये कुंभ, कुशा, बाज, दीप, गेरू की आकृति, तुम्हारी बात जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वो आज तक मेरी स्मृति में है। द्वार बंद कर दो। तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। एक तो लोग आ रहा है। वर्षा का दिन, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वो चला जाएगा। कौन था? कहा ना, वर्षा का दिन, किसी को भी हाशरे की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन इसका स्वर मुझे कुछ विचित्र सा लगा। लगा जैसे इस स्वर को मैं पहचानता हूं। जैसे जैसे यहाँ की हर एक चीज। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। मैंने अपने संबंध के बारे में बहुत सोचा और इस निष्कर्ष पर निकला कि अंबिका ठीक है। मैं यहां से क्यों नहीं जाता? इसका
इसका एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन जीने के पश्चात अधिकार और प्रभुता के वातावरण में मैं कैसा अनुभव करूं। मेरे मन में एक आशंका थी कि वो वातावरण मुझ पर छा जाएगा और मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। और ये आशंका निराधार नहीं। तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा कि मैं कश्मीर का राजशासन संभालने चला गया। बहुत अस्वाभाविक लगा, किंतु मुझे उसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं। यह भावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया संभवतः उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की। तो मैं सुखी नहीं हूं। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा कि इस वातावरण में कोई कमी नहीं। अगर मैं खुद को बदल सकूं तो सुखी हो सकता। तो मैं बदल सका न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। मैंने जो कुछ लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई। परंतु मैं सुखी नहीं हूं। वो जीवन और वातावरण किसी और के लिए स्वाभाविक हो सकता था, परंतु मेरे लिए नहीं। मेरे कार्य क्षेत्र से प्रेरित मैं हमेशा यही सोचता रहा कि सत्ता और प्रभुता के लोभ में मैं अनाधिकार उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अब इस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उससे दूर हो गया। जब किसी स्थिति रेखा पर मेरी नजर पड़ती तो यह अनुभूति मुझे साथती कि मैं उस विशाल से दूर हो गया। कश्मीर यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे भय था ये वक्त का ये पर्वत शिखर मेरे सामने एक मुख्य प्रश्न खड़ा कर दें। तुमसे मैं मेरे इसलिए नहीं आया कि मेरी आंखें देखकर मेरा अस्तित्व मन और अस्तित्व। लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन में रहकर बहुत कुछ किया, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने उस जीवन में रहकर कुछ भी नहीं। जो कुछ लिखा इसी जीवन का संचय। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय थी और तपस्वी की उम्र तो एक दूत में यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा थी और मेरा गुणवत्ता यक्ष की तुम। तो मैंने अपने को यहाँ होना तुम्हें यहाँ देखना चाहा तो अभी क्या शाकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम्हें मेरे सामने। मैंने जब भी लिखने का प्रयत्न किया तो अपने और तुम्हारे जीवन को ही फिर दोहराया। रघुवंश में यक्ष का विलाप मेरी ही वेदना के आता था। ये सब तुम पढ़ पाते परंतु सूत्र कुछ इस तरह से घटा के कभी नहीं। ये प्रतिलिपि तुम है? मेरे पास तुम्हारी सब रचना है। रघुवंश और मेघदूत की प्रतियां कुछ ही मास में मुझे मिल पाए। ये प्रतिलिपियां क्या मिल जाती? उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से भी होकर जाते हैं। और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती? कहकर मंगवाई। वर्ष 2 वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती। और इसके लिए धन?
वर्ष 2 वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती थी, उसके लिए धरने एकत्रित करने के लिए बहुत समय लगता है। स्वभाव वर्षों से मुझे साथ है, वो आज और बड़े प्रतीत होते मुझे। मुझे वर्षों पहले ही लौट जाना चाहिए। यहाँ अगर वर्षों में भीग कर लिखता, ये कौन सी रचना? ये तो केवल पूरे विश्व। ये बदले मैंने अपने हाथों से बनाया। सोचा था जब तुम राजधानी से आओ तो मैं तुम्हें ये भेज दूंगा और कहूंगी कि इस तरह से सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करी। परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं और मेरी ये यही पड़ी। अब तो इसके पन्ने भी डूब गए और मुझे ये कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए। तुमने अपना सुना है ताकि मैं इस पर एक महाकाव्य की रचना कर सकूं। जगह जगह पर इन पर पड़ी पानी की बूंद वर्षा की बूंदें नहीं, जगह जगह पर फूल की पत्तियों का रंग, कृष्णों को जगह जगह पर तुम्हारे नखों ने छीना, तुम्हारे दांतों ने काटा। पूरे नहीं है मल्लिका, इन पर एक महाकाव्य लिखा जा चुका, अनंत सर्गों का एक महाकाव्य। इन पर कुछ और क्या ही लिखा जा सकता है? किंतु हम आज से भी तो आरंभ कर सकते। ये मेरा वर्तमान। परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती, अपरिचित आकृति भी परिचित। अब ये इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान नहीं। क्यों बंधु, मुझे जानते हो? आकृति बदल गई, किंतु व्यक्ति वही है। शब्द भी वही है, स्वर भी।
इतने वर्षों में इस निकटता में अंतर है। मैं तो कहूंगा कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, तुम स्तंभित सी वहां क्यों खड़ी हो? अब तो विलोम अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो अधिकार से घर में आता। अब तो अतिथि का आतिथ्य कर सकता। कैसी आकस्मिक बात। उस रोज भी यही मुलाकात हुई थी और आज भी यही। लेकिन सच ये है कालिदास, तुम जब भी आते हमारी मुलाकात यही इसी घर में। तुमने कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम किया कि नहीं? जो अतिथि वर्षों में एक बार घर आए, जाने कब आए? कालिदास को हरण शावकों से बहुत मोह है। कालिदास एक हरण शावक इस घर में भी है। मल्लिका कोई बच्ची को नहीं देख सकती। अरे उसकी आंखें किसी हरण शावक से कम सुंदर नहीं है। तुम जानते हो अष्टावक्र क्या कहते हैं? अरे विलोम, आप हाँ, तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहते हैं? मुझे उसी बात पर विश्वास नहीं। हाँ, कालिदास, तुम ही देखकर बताओ कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है कि इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम की बेटी बच्चे से मिलती है या? मैं कहता हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ विलोम। चले जाओ। इस घर से, ग्राम प्रांत से। क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि तुम्हें आज फिर से अपनी प्रीति की थोड़ी है। जैसे तुम ही तुम हो और तुम्हारे बाहर जीवन की गति ही नहीं है। लेकिन समय निर्दयी नहीं है। उसे औरों भी सत्ता दी, अधिकार दिए। वो धूप और नैवेद्य लिए घर की देहरी पर खड़ा नहीं रहा। उसने निर्माण किया और उसके निर्माण से तुम्हें विपरीतना। मैं चला जाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम आदेश करते, इसलिए कि तुम इस घर में एक अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान है। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न है। जो अतिथि वर्षों बाद लौटा है, जाने क्या सोच रहे हो? उतरा हूँ आषाढ़ का वैसे ही। आगे में नहीं पता। समय अंधेरा हो। उस दिन फिर मैं आज हरण शावक को लाया था। और तुमने उसको उपचार किया। मुझे तो कुछ सोच रहे हो। पत्रिकाओं का विस्तार हुई, पर्वत शिखरों की ओर जाने वाला रास्ता भी, वातावरण में नमी भी वैसी ही है
नाथ से आराम करना चाहते हो? मैंने कहा था कि मैं आपसे आराम करना चाहता हूँ, परंतु इच्छा का समय के साथ देख रहा हूँ समय बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि अंकुरों का तीक्ष्ण है। कालिदास! कालिदास! इससे पहले कि हम इस समारोह का संपन्न करें, मैं विजय गोस्वामी से कहूंगा कि वो सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया और कल्चरल अकेडमी का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ आकर के अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आपको दिखा पाए। नाटक को यहाँ तक लाने में जितने भी नाटक प्रेमी बैठे हैं और जो करते हैं वो जानते हैं कि कितना योगदान सभी बैक स्टेज और ऑन स्टेज कलाकारों का रहता है। हमारे सीनियर जनक जी को मैंने आज रिक्वेस्ट किया तो वो इन वक्त पर हमारी हेल्प के लिए आए। सबसे पहले तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। जनक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी टीम से भी अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पे आए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, प्रार्थना है। हमारे साथ वीर जी संभली हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा। पंकज जी जिन्होंने आज बोलना तो बहुत आसान है, एक एक्स्ट्रा बंदा है। ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये हैं तो हम हैं। और बहुत धन्यवाद दिलशाद शाजी, पूरी टीम उनकी हमारे साथ बैक स्टेज में सुबह से लगी रही। परफॉर्मर ग्रुप से ऊर्जा मैम को रिक्वेस्ट करूंगा मंच पे आए। मैम ने हमें, जैसे एकेडमी ने हमें मौका दिया, मैम ने भी हमें मौका दिया कि हम इनके साथ मिलकर काम करें। और हर वर्ष ऐसा होता है, हम कलाकारों को एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मंच पर जो कलाकार मेरे साथ यहाँ आपके सामने प्रस्तुति दे रहे थे, उनमें मल्लिका के किरदार को जो निभाया वो निशा ने, कालिदास की भूमिका में हमारे साथी मनोज भट्ट, अंबिका आप देख रहे हैं नेहा लहोत्रा, बहुत मुश्किल से ये नाटक हम लोग इनके साथ कर पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं छोटा सा बच्चा जब रोता है तो बहुत खिंचाव होता है माँ का। तपेश्वर मातुल की भूमिका में थे,
संगिनी संगिनी, ये दो नई बच्चियां इन द सेंस की मंच पे काम करने के लिए हमारे साथ पहली बार इन्होंने यहाँ आकर के अपनी प्रस्तुति दी और ये बिल्कुल नई कलाकार हैं और थोड़े ही दिनों में इन्होंने हमारे साथ इसका अभ्यास करके यहाँ तक इस प्रस्तुति को सफल करने में हमारा साथ दिया। रंगीनी करिश्मा संगिनी सोगंधी, इस नाटक में यहाँ तक आने में बहुत सारी बातें हैं, वो बाद में कभी दोस्तों से करेंगे, लेकिन अनुस्वार और अनुनासिक, क्योंकि ये दो किरदार हम लोग नाटक में मिस कर रहे थे, तो हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि इनको ज़रूर आप मंच पे लेकर आएँ, ये नाटक का अहम भूमिका जो है वो बताते हैं। तो अनुस्वार की भूमिका में प्रदीप शर्मा और अनुनासिक गौरव शर्मा। सेट्स, ये जितना सेट आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में, इनको यहाँ तक हमारे साथ लाया वीर जी सिंह जी ने। लाइट्स पे पंकज शर्मा जी थे और म्यूजिक को अरेंज किया और यहाँ पर हमारे साथ ऑपरेट किया लोकेश जी ने, और हमारे साथ सुबह से हमारे दोस्त हैं मेहरा साहब, मोहित जी, इन्होंने हमारा बहुत साथ किया। देखिए नाटक के जो लास्ट दिन होता है उस दिन बहुत सारे काम होते हैं और जो आपके कलाकार यहाँ आकर आपके साथ काम करवाएं वो उतना ही श्रेय लेते हैं जो पिछले पूरे 1 महीने में आपका साथ दे रहे होते हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ से करूँगा अपनी टीम की तरफ से। हॉल मैनेजमेंट दिलशाद शाजी और टीम, ग्राफिक्स और साउंड जो हैं इसमें कुछ साउंड थे सुनील कुमार और मोहम्मद अली, प्रॉपर्टीज़ विजय कपूर जी, इस नाटक के प्ले राइट जिनका नाम मुझे क्या बताना है मैंने, मोहन राकेश जी। नाटक को मेरे साथ असिस्ट किया आशीष ने। और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी के होने से ये नाटक जो है हम लोग कर पाए, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और मेरा नाम विजय गोस्वामी था। On behalf of Academy, भरत सिंह जी और बलवंत ठाकुर साहब यहाँ पद्मश्री तशरीफ लाए हैं, उनका भी आभार है। बलजीत जी हैं, संजय जी हैं, हरबंस जी, मदर रंगीला जी हैं और मैडम स्पेशली, शायद पता नहीं पहला नाटक देखा आपने, ये प्रिंसिपल हैं और प्रोफेसर हैं परमंडल कॉलेज में, और आपका बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं कि आप यहाँ पे आए। प्रिंसिपल और बोधराज वरदान जी, सम्याल साहब, तो जितने भी रंगकर्मी हैं, हिमांशु जी, वो लोगों को भी इंस्पायर करते थे कि नाटक देखने आया करिए। शायद इसका फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन अपनी तरफ से तो इन्होंने जोर लगाया है, पड़ा है। फादर साहब कहते हैं पड़ा है, और चूँकि आज लोग मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। और इसके साथ ही मैं नेहा जी बैठी हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ कि वो 7 दिन तक हमारे साथ यहाँ आते रहे, हमारी रिपोर्टिंग करते रहे और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमें जो है वो स्पेस देते रहे। इसका हम आभार प्रकट करते हैं। एक नाम मैं जो आप सबको यहाँ पर बताना भूल गया, और उनसे सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ, हमारे कमल जी, जिन्होंने हम सबको सजाया और आप तक यहाँ हमारे किरदारों को, और इसके साथ में प्रियंगु मंजरी जो रानी का किरदार, जो राजकन्या, ये हमारी कालिदास जी की धर्मपत्नी बनी थी। नहीं, इनका बोल दिया आपने। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों के नाम मिस कर गए थे डायरेक्टर साहब, आप उनके लिए मेरी खातिर जोर से तालियां बजाएं, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि हम कहीं मिस हो गए थे, छूट गए हैं। तो बहरहाल मैं फिर से ठाकुर साहब का खास तौर से धन्यवाद, आभार। ठाकुर साहब ने ऑलमोस्ट सारे नाटक देखे हैं और इनके आने से थोड़ी सी कलाकारों को भी हौसला अफजाई होती है, पता नहीं इंस्पिरेशन मिलती है, बूस्ट होते हैं। तो मैं पुनः सभी रंगकर्मियों को और आदरणीय रंगमंच के प्रेमियों का फिर से आभार प्रकट करता हूँ।
इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द ही दूसरा एक समारोह लेके आ रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं भी एक चीज मिस कर गया हूँ और इसके लिए फिर से मैं चाहता हूँ तालियां। वो चीज मैं मिस कर गया हूँ, लोकेश जी का नाम, तारा जी का नाम और खास तौर पर पंकज जी का नाम, जो कि मुझे सबसे पहले लेना चाहिए।